क्या आपकी यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन का है उनको नेक्स्ट ईयर तैयार करना, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप? ग्राफिक एरा का जो ये नया ब्रांच है वो किस विजन के साथ स्टूडेंट्स को जो है एमबीबीएस पढ़ाना चाहता है? पेशेंट फ्लो करने के लिए आप क्या क्या ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं सर? क्या ये फ़र्क पड़ता है एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में कि अगर नई यूनिवर्सिटी सीनियर्स ना होना, क्या लगता है आपको इससे? हाय एवरीवन, दिस इज़ युक्ति बेलवाल और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हूँ देहरादून में। और ये देहरादून की पहली डीम्ड मेडिकल कॉलेज है, पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम लोग आए हैं आज। आप लोगों ने मुझे देखा होगा इंटरव्यू लेते हुए अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में, बट ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी है कि मैं इंडियन मेडिकल कॉलेज में हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने होम टाउन देहरादून के एक पहले डीम कॉलेज में हूँ। सो मेरे साथ है डॉक्टर पुनीत त्यागी जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आई ऑल्सो थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश की। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट जब डिसाइड करता है एक मेडिकल कॉलेज अपने लिए तो वो हर एस्पेक्ट को देखता है। जी बिल्कुल। नॉट जस्ट स्टूडेंट लेकिन पेरेंट्स और भी ज़्यादा बहुत ध्यान से देखते हैं बिकॉज उनका हार्ड अर्न मनी जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली अगर क्वालिटी एजुकेशन हमेशा एक कॉस्ट पे आती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ग्राफिक एरा का जो ये नया ब्रांच है वो किस विजन के साथ स्टूडेंट्स को जो है एमबीबीएस पढ़ाना चाहता है? देखिए, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और इस बार सितंबर में हम लोग मेरे ख्याल से 31 इयर्स पूरे कर रहे हैं बेसिकली। तो एजुकेशन में ग्राफिक एरा तो ऑलमोस्ट 31 इयर्स से है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वेल प्लेस्ड हैं, मतलब यूएस में जाए या ऑस्ट्रेलिया में जाए, अलग अलग जगह पर वहाँ की एल्यूमिनाई है बेसिकली यहाँ के स्टूडेंट्स की। तो इसमें इससे विजन का पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं आज की डेट में मतलब स्किल बेस्ड और जो कि मतलब compete कर सकें दुनिया में जी। तो उसी हिसाब से इस मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट किया गया है। क्योंकि अगर कोई साधारण मेडिकल कॉलेज ही बनाना हो तो आपने हॉस्पिटल मेरे ख्याल से हमारा विजिट किया होगा। हाँ, तो उसको आपको हॉस्पिटल को देख के ही लग गया होगा कि एक अलग ही लेवल का हॉस्पिटल है। अगर कोई साधारण मेडिकल कॉलेज बनाना हो तो इतना सब खर्च करने की जरूरत नहीं है। बट वी वांट कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी आए वो उनको बिल्कुल टॉप नॉच एजुकेशन हो, टॉप नॉच टेक्नोलॉजी से उनका वो रूबरू हो और वो जाने चीज़ों को, और जिससे कि हम बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स यहाँ से जो है बना सकें। सर, आपने डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हम देख ही रहे हैं, अभी हम देख सकते हैं ये होती हैं टैंजिबल चीज़ें, पर कुछ इनटैंजिबल चीज़ें होती हैं जैसे कि नॉलेज ऑफ द फैकल्टीज, द बैकग्राउंड ऑफ द फैकल्टीज। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ से फैकल्टीज आपने जो है पिक करी हैं और कौन कौन पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर हम एमबीबीएस कोर्स की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक सबसे पहले आपको एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल चाहिए जो कि हमारे पास है, जिसमें की सारी फैसिलिटीज, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए यू शुड हैव ऑल द स्पेशलिटीज। जब आप देखते हो कि किस तरह का काम हो रहा है, उसी हिसाब से फिर आपकी सोच बनती है, आपका एक कल्चर डेवलप होता है और आप कुछ बड़ा करने का सोचते हो बेसिकली उसमें। तो दूसरा होता है फिर फैकल्टीज। तो फैकल्टीज तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वही सब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मेडिकल कॉलेज में जो हमारे प्री पैरा क्लिनिकल हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं, जैसे एनाटॉमी हुआ, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो उनके लिए जो टीचर्स हैं वो सारे बहुत अच्छी जगह से हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, कुछ लोग देहरादून से भी हैं, ठीक है, कुछ लोग साउथ से हैं। तो सभी जगह का मिक्स एक हमारे पास जो फैकल्टी का जो पूल है वो है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके सर, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि एक नई यूनिवर्सिटी है तो इसके कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी होंगे, डेफिनेटली हर किसी के होते हैं। क्या ये फ़र्क पड़ता है एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में कि अगर नई यूनिवर्सिटी तो सीनियर्स ना होना, क्या लगता है आपको इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक जो पोस्ट होती है वो सीनियर रेजिडेंट्स की होती है। तो यूजुअली जब भी नया मेडिकल कॉलेज आएगा तो वो जो भले ही आपके पास सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और इंटर्न्स ना हो, लेकिन आपके पास सीनियर रेजिडेंट्स हैं, सो दे आर वेरी फ्रेंडली और वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और आपके इवनिंग के क्लिनिक्स और जितना भी होता है वो सारे सीनियर रेजिडेंट्स ही करते हैं बेसिकली। सो वो उस यूजुअली जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं वो उस कमी को पूरा करते हैं, पूरा कर देते हैं। ओके, अगेन जैसे कि आपका नया हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल तो मैं ये बोलूँगी कि टाइम हो गया है, कॉलेज नया है, लेकिन हॉस्पिटल में एजुकेट पेशेंट फ्लो करने के लिए आप क्या क्या ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं सर?
देखिए, हमने जब हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया था तो बिल्कुल जो हमारे चेयरमैन हैं प्रोफेसर कमल खंचाला, उनका विजन था कि हमें एक टॉप नॉच हॉस्पिटल बनाना है इंटरनेशनल लेवल का। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मेरा बैचमेट जो कि यूएस में सेटल्ड है, विस्कॉन्सिन में, ही इज एन नेफ्रोलॉजिस्ट देयर, ही विजिटेड दिस हॉस्पिटल एंड ही सेड कि पुनीत ऐसे हॉस्पिटल तो यूएस में भी नहीं है, तो नहीं देखा वो है, तो वो है। तो उससे क्या होता है कि अब हमने स्पेशलिटीज के साथ साथ सारी सुपर स्पेशलिटीज भी डेवलप की हैं। तो जैसे कि जिसमें कि जैसे कार्डियक साइंसेज हो गए, तो हमारे यहाँ इस वक्त मैक्सिमम कार्डियक सर्जरीज अगर उत्तराखंड के पूरे रीजन में आप बात करें तो हमारे यहाँ हो रही है। हमारे कम से कम 1.5 से 2 महीने की वेटिंग है। उसके बाद गैस्ट्रो साइंसेज हो गया, रीनल साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, मतलब सारे सब तरह का। तो आज की डेट में अगर आपके पास टर्शरी लेवल की फैसिलिटीज हैं कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है उसे हमें कहीं भेजना नहीं पड़ रहा है डेली, या कहीं भी रेफर नहीं करना पड़ रहा है, एंड वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स, तो पेशेंट इनफ्लो आपका अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये वन स्टॉप है जहाँ पे सब कुछ हो सकता है। जी। सर, अभी कितनी बेड कैपेसिटी है और कितना आपका आगे का एक्सपेंडेड? हाँ, देखिए, जो अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज के लिए तो करीब 635 बेड्स की जरूरत है, बट हमारे पास उससे ज्यादा ही है, करीब 850 बेड्स के आसपास का ये हॉस्पिटल है। ओके। सर, जो ये स्टूडेंट्स को पढ़ाई के वक्त एक रहता है कि मैं नेक्स्ट दूंगा आगे जाके, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को अब्रॉड में पीजी करने का भी मन होता है कि वो यूएसएमली दें, तो जैसे कि न्यू यूनिवर्सिटी है, क्या बच्चे 3rd ईयर में स्टेप 1 दे पाएंगे? हम बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। उसमें क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डब्ल्यू डोम्स और इसमें जब बच्चे कहते हैं कि WHO में लिस्टेड है। हाँ, नहीं, वो तो लिस्टेड हो जाएगा जब एक बार मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होगा, सो वी विल लिस्टेड। तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस सारे ही लिस्टेड है बेसिकली, सो दैट विल बी डन। अच्छा सर, अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, और नेक्स्ट एग्जाम अगर इम्प्लीमेंट होता है तो वो सबको देना है, इवन आपके स्टूडेंट्स को भी देना होगा, तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन का है उनको नेक्स्ट से तैयार करना, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जाम कुछ है नहीं, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, इट इज अ एग्जाम, इट इज अ बेसिकली क्लिनिकल बेस्ड एग्जाम। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा रटने वाला सिस्टम था कि आपने रट के और एमसीक्यूज किया और उससे, तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो नेक्स्ट एग्जाम उस पे बेस्ड है। उसके लिए खाली हम लोगों ने नहीं, इनफैक्ट एनएमसी ने ही पूरा करिकुलम चेंज कर दिया। इट इज स्किल बेस्ड थिंग नाउ। तो जो पढ़ाई जो भी जितने भी कॉलेजेस में अब आगे होगी, दैट विल बी स्किल बेस्ड। आपकी स्किल्स टेस्ट की जाएंगी। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि पेशेंट है, तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे। आपको डेटा दे देंगे, उसकी हिस्ट्री दे देंगे कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे उसका डायग्नोसिस बना रहे हो, तो वो आपको आंसर्स में आपको ढूंढना होगा। तो बेसिकली जैसे यूएसएमएल है, तो वो इसी पैटर्न से होता है, स्टेप बाय स्टेप। जी। तो सर, स्किल्स का मैंने अभी स्किल्स लैब देखी, तो कैसे वो स्किल्स लैब स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी अपनी स्किल्स को और एनहांस करने के लिए? देखिए, स्किल लैब का क्या है कि जब हमारे जमाने में क्या था, कोई स्किल लैब नहीं होती थी, हम सीधा ह्यूमंस पे ही काम करते थे। अब स्किल लैब होने से, और जो मैनिक्विन्स हैं स्किल लैब में, वो इतने परफेक्टली डिजाइंड हैं और इतना बढ़िया बनाया गया है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल लैब व्हिच वी हैव एक्वायर्ड। तो उसमें आप बहुत सारी चीजें सीधे ह्यूमंस पे ना करके आप उन पे सीख सकते हैं। और उसमें अगर आप प्रैक्टिस, और खाली वो प्रैक्टिस ऐसे, इट इज अ 2-वे प्रैक्टिस। अगर आप कुछ गलती करते हो तो वो आपको आ जाता है कि यू आर डूइंग इट रॉन्गली। अब आप मान लीजिए कोई एरिथमिया हुआ पे उसको किया मैनिक्विन को, तो उसको प्रॉपरली अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो आप एक बार स्किल लैब में आप ट्रेंड हो जाते हो, तो फिर जब आप ह्यूमंस के ऊपर आप काम करोगे तो आपके लिए अनफेमिलियर चीजें नहीं होंगी, तो आपको आप और कॉम्प्लिकेशंस करने से आप बचोगे बेसिकली। राइट। और सर, कैडेवर्स आपके यहाँ जो मैंने देखा काफी इनफ है, तो कैडेवर्स का भी काफी रोल होता है? कैडेवर्स का रोल होता है बिल्कुल एनाटॉमी में, और स्पेशली करीब एक कैडेवर पर 15 स्टूडेंट्स होते हैं जो रहते हैं, और वो पूरा साल उनका डिसेक्शन चलता है, हेड एंड नेक से लेके और पूरा लोअर लिम्स तक। तो एक ऑर्गन को पूरा बारीकी से डिसेक्ट करते हैं, एक स्ट्रक्चर को देखते हैं बेसिकली। और खाली हमारे पास वही नहीं, हमारे पास कंप्यूटराइज्ड जो डिजिटल डिसेक्शन टेबल है वो भी है बेसिकली। उसकी एनएमसी में रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट स्टिल वो हमारे जो चेयरमैन है, ही सेड कि नहीं, वी विल एक्वायर इट एंड वी विल हैव इट, सो दैट वी कैन प्रोवाइड
बेस्ट थिंग, कुछ ऐसा नहीं है जो छूट जाए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में कैडवर्स का एग्जिस्टेंस थोड़ा कम ही हो जाएगा। हाँ हो सकता है जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है और सारी चीजें हैं, इवन मेडिसिन में भी आजकल तो एआई का बहुत रोल हो रहा है। वही तो मुझे लग रहा है कि थिंग्स विल चेंज। हाँ अब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं अभी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फार्माकोलॉजी हुआ, तो फार्माकोलॉजी में पहले एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट होते थे, तो वो धीरे धीरे रिप्लेस हो रहे हैं ये सब डिजिटलाइज चीजों के साथ में, तो वो चेंज तो आएंगे बेसिकली फ्यूचर में। वैसे अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट को अगर चूज है कोई उत्तराखंड का ही है, तो कहीं ना कहीं वो कंपेयर करेगा ग्राफिक एरा को दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ। जी। तो कहाँ स्टैंड करते हैं पूरे लिस्ट में उत्तराखंड में? देखिए हम इस बार पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट आई विल से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी एस्पेक्ट। जी। लास्ट में जब आपकी डिग्री निकलती है तो वो डिग्री सबमिट होती है शायद डब्ल्यू डोम्स में। नहीं डिग्री आप सबमिट नहीं करते, आपका जो कॉलेज है ना वो उस लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम होना चाहिए। अच्छा, डिग्री सबमिट नहीं होती है? ना। जहाँ तक मुझे ऐसे बताया गया, मतलब मुझे क्योंकि अब्रॉड के हम लोग करते हैं। नहीं वो सिर्फ कॉलेज को चेक करने के लिए करेंगे कि आपका कॉलेज वहाँ लिस्टेड है कि नहीं है, वो है। ओके। और सर अगर देखा जाए तो ये अभी सेंटर में है आपका कॉलेज, जो है थोड़ा सा देहरादून से अराउंड 20 किलोमीटर्स फार है स्ट्रेच में। तो कोई इसमें लोकेशन वाइज कैसा आप मानते हैं इस चीज को? लोकेशन वाइज आप देखिए, अगर आप जॉली ग्रैंड को देखेंगे कहाँ स्टार्ट हुआ था उस वक्त, तो अभी तो शहर बस गया है वहाँ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। और ये अभी भी उतना दूर नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल आप मेदांता की बात कर लीजिए, गुड़गांव में जिस वक्त मेदांता बना था आसपास कुछ नहीं था, बेसिकली इट वाज बैरन लैंड। हाँ तो फ्यूचर तो वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यहाँ शहर बस जाएगा और पूरा का पूरा। और प्लस वी आर सपोर्टिंग पूरा एरिया यहाँ का ना, जो कि विकास नगर हो गया, फिर उधर हिमाचल हो गया, अब यूपी है वो भी कनेक्टेड हो जाता है, तो वो सारा पेशेंट मतलब काफी सही स्ट्रेटेजिक जगह है। बिल्कुल। जी। चलिए सर, थैंक यू सो मच। ये मुझे सारे सवालों के आपने जवाब दिए, और ये सवाल जो है स्टूडेंट्स के ही हैं जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। और आई थिंक इन सवालों के जवाब सुन के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा, और डेफिनेटली अगर वो अपना मेडिकल करियर बनाना चाहते हैं और इंडिया में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो ये ग्राफिक एरा आपके लिए एक सूटेबल हो सकता है। सर थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए स्टूडेंट्स को जो इस साल डॉक्टरी के लिए कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रोफेशन है और कैसे करना चाहिए? देखिए मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही पायस किस्म का प्रोफेशन है। तो पहली चीज, जो भी लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो भी बच्चे जिनको की एस्पिरेशन है कि डॉक्टर्स बने, तो उनमें एक डेडिकेशन की बहुत जरूरत है बेसिकली। ठीक है, और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप इस प्रोफेशन में आए, क्योंकि ये बहुत ही फुलफिलिंग प्रोफेशन है बेसिकली। बट मेहनत बहुत ज्यादा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स। और खाली ये नहीं है कि एमबीबीएस करने पे रुक जाता है। एमबीबीएस करने के बाद फिर आपको एमडी करना है या एमएस करना है, उसके बाद फिर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन भी करना पड़ सकता है, डीएम करना है, एमसीएच करना है। तो आप मान के चलिए कि 14-15 साल की जर्नी है। उसके बाद आप निकलते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या कहीं पर जॉब करते हैं या कुछ भी है। बट जब कोई पेशेंट को आप ट्रीट करते हो और जो ऐसे हालत में आया होता है कि आपको लगता है कि शायद बच भी नहीं पाएगा, और जब आप वो बचता है, मैं ये नहीं कहता कि हम बचा लेते हैं, मैं कहूँगा भगवान बचा लेते हैं, हम तो एक जरिया होते हैं बेसिकली। लेकिन जब ऐसा होता है तो वो एक उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट लाइफ में कोई नहीं होता। तो इतना सेटिस्फेक्शन आपको किसी और प्रोफेशन में शायद नहीं मिलेगा। अच्छा सर, इसके अलावा जो अभी हमने जितने भी क्लिनिकल्स की बात कर ली, एजुकेशन की बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी भी चीजें आती है जो स्टूडेंट्स को चाहिए। अपना मूड हमेशा पढ़ने में तो नहीं लगा सकता बच्चा, तो अकोमोडेशन फैसिलिटीज या फिर एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज, क्या चीजें आपने यहाँ पे फैसिलिटी कर रखी है? हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट के आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या इस तरह की जो फैसिलिटीज है वो होना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में अब आप देखिए ना, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाता है। दिल्ली में तो टेम्परेचर 50 क्रॉस कर गया, यहाँ देहरादून में भी इस बार 45 प्लस था। तो अगर अब आप हॉस्टल में, ऐसे हॉस्टल में जाते हैं जहाँ ना एसी है ना कुछ है, गर्मी में पसीने आपके छूटे जा रहे हैं, आप ह्यूमिडिटी में बैठे हो, तो आप क्या पढ़ाई करोगे? तो उसका जो हमारे चेयरमैन उन्होंने बहुत ख्याल रखा है। तो वी हैव जो हमारी हॉस्टल फैसिलिटी है, दैट इज सेंट्रली एसी, साथ में अटैच टॉयलेट्स हैं उसमें बेसिकली, और ट्विन शेयरिंग बेसिस पर है, तो उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जिम भी करना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, तो
अगर आप हमारा हॉस्टल देखेंगे तो वहाँ एक वर्ल्ड क्लास जिम है जिसमें कि अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है, तो दैट इज फॉर देखा मैंने सर, अच्छा है बिल्कुल। फिर वी हैव बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है। आप कॉलेज बिल्डिंग में जाएंगे, वहाँ पर कॉमन रूम्स हैं, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं। वहाँ पर भी कुछ रिक्रिएशनल के लिए चेस है और टीटी टेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब तो वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है जिससे कि पूरा ओवरऑल जो स्टूडेंट है उनको एक ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसके अलावा जैसे आपने लाइब्रेरी भी देखी आपकी? जी, लाइब्रेरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी है आपकी, और डिस्कशन रूम्स वगैरह बनाए, ये भी काफ़ी अच्छा आपने। और अभी तक 5th ईयर तक की आपने बुक्स रखी हुई हैं? देखिए अब तो मैंडेटरी कर दिया है अच्छा कि भाई सारा। और लेकिन एक बार जब लाइब्रेरी आप क्रिएट कर रहे हो, सी इट इज नॉट अबाउट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आपको अगर किसी बच्चे ने कुछ एनाटॉमी पढ़ा या कुछ, तो अब उसको देखना है कि वो रिलेट करना है किस चीज को। तो कोई आपको ऊपर की किताब पढ़नी है तो सारी चीजें ऐसे ढूंढना है, जानना है। बिल्कुल। और फिर कई बार होता है कि डिस्कशन आपको करना है, तो इसीलिए साउंड प्रूफ डिस्कशन रूम्स बनाए गए। फैकल्टी का डिस्कशन रूम अलग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है बेसिकली। इनफैक्ट एक हमारे मित्र जो डॉक्टर हैं, वो जब लाइब्रेरी देख रहे कहते हैं कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं दोबारा से एमबीबीएस कर लूं। इतनी सुंदर लाइब्रेरी है कि हमें तो कभी नसीब में नहीं थी, लेकिन अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल। और सारी बुक्स मैंने देखा, सब कुछ अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स को आप वो करते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं बुक्स का? हाँ, वहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं बुक्स अपना पढ़ने के लिए। और दूसरा आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स भी हैं जिसमें कि हमारे पास ई बुक्स और ई जर्नल्स वो हजारों की मात्रा में है बेसिकली। तो आप किसी भी जर्नल को एक्सेस करना चाहते हो, किसी भी बुक को एक्सेस करना चाहते हो, दैट इज अवेलेबल। ठीक है। मैथ्स फैसिलिटीज यहाँ पे अलग से हैं? हाँ, मैथ्स इंक्लूडेड है। मैथ्स आपने कर रखा है? हाँ, मैथ्स। और ऐसी हॉस्टल भी बॉयज गर्ल्स? हाँ, बॉयज गर्ल्स अलग अलग हॉस्टल। ओके, फ्लोर वाइज डिवाइडेड है कैसे? नहीं, फ्लोर वाइज नहीं, पूरी बिल्डिंग हाफ बिल्डिंग में जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है और हाफ में बॉयज हॉस्टल। ग्रेट। और सर यूनिफॉर्म्स वगैरह चलती हैं यहाँ पे, कैसा रहेगा यहाँ पे? यूनिफॉर्म तो रहेगी क्योंकि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की भी एक अपनी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म होने से फायदा ये होता है कि आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये स्टूडेंट है, तो वो एक फायदा रहता है और एक डिसिप्लिन बना रहता है। ट्रू। अच्छा सर, जैसे ओपीडी का मैंने देखा, वहाँ पे आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि ओपीडी का जो फ्लो है वो बना रहे, और कैसे लोग यहाँ पे आते हैं? देखिए हमने जो हमारा जो विजन था, जो चेयरमैन सर का विजन था, वो ये था कि हम हर कैटेगरी के पेशेंट को ट्रीट कर पाए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। तो इसलिए हम सब तरह के पैनल्स हमारे पास हैं। जैसे आयुष्मान के अंडर भी हम लोग इलाज करते हैं। इवन आयुष्मान के अंडर बड़ी बड़ी सर्जरीज, कार्डियक सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये बड़ी सारी चीजें होती हैं। आयुष्मान के अलावा फिर जितने और पैनल्स हो गए, जैसे सीजीएचएस हुआ, ईसीएचएस हुआ, फिर उसके बाद जितने भी टीपीएस हो गए हमारे, तो वो तो, और जैसे यूपीसीएल है, यूजेबीएनएल है, ओएनजीसी है, एफआरआई, ये सब सारा मतलब जितना भी है वो सारा जो है यहाँ पर पैनल पर है। और अच्छी फैसिलिटी होने के कारण और अच्छा हॉस्पिटल होने के कारण इन लोगों का फ्लो धीरे धीरे हॉस्पिटल में बढ़ता जा रहा है बेसिकली। जी। और सर आप मेडिकल टूरिज्म भी प्रमोट करेंगे आगे? हाँ बिल्कुल, मेडिकल टूरिज्म जो है वो हमारे उसमें है और उसमें हम जल्दी ही काम स्टार्ट करने वाले हैं जी। और इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर, अभी हमारा एक कैंसर यूनिट भी आएगा जिसका कि सारी तैयारी हो गई है। उसकी बिल्डिंग जो है जल्दी कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट होगा, तो उसमें पेट स्कैन, रेडियोथेरेपी और सब तरह की चीज़ें हैं। ऑलरेडी हम लोग कीमोथेरेपी और ऑन्को सर्जरी हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं जो कर रहे हैं बेसिकली, बट ये भी स्कैन आप बाहर से होता होगा अभी तो? हाँ, बट ये पेट स्कैन और जो रेडियोथेरेपी है ये सारा जल्दी ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पता वो फ्यूचर में ही आएगा बेसिकली, आने वाला है। हाँ, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किडनी ट्रांसप्लांट, उसके लिए हमारी जो ओटी है, ऑलरेडी हमने ओटी को प्लान ऐसे ही किया है क्योंकि उसमें 2 ओटी को कनेक्शन होना जरूरी होता है बिल्कुल इधर से। हाँ, तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है हमारा पहला वो रहेगा अभी आने फ्यूचर में, वी विल स्टार्ट दैट ऑल्सो। और हमारे जितने भी ओटीज हैं वो सारे रोबोटिक्स कंप्लायंट हैं, तो आजकल कुछ सर्जरीज में रोबोटिक्स से बहुत बेहतर सर्जरीज होने लगी हैं, तो वी विल बी स्टार्टिंग रोबोटिक सर्जरी। दा विंची। हाँ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे यूएस असेंबली कोई बच्चा करना चाहता है तो वो कहाँ से वो ट्रेनिंग लेगा? क्या आप कुछ ऐसा करेंगे या कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि यूएस असेंबली, क्योंकि अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में मैं डील करती हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं
बच्चों को जो उस लेवल के हैं या फिर उस ड्रीम का रखते हैं, तो उनका ना अलग थोड़ा सा क्लास रखते हैं यूएसएमएल की। उससे क्या होता है, आपका एक एड ऑन हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँ, वहाँ की कंपैरेटिवली फीस काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी वो उस तरह का काम करते हैं। मे बी आई विल नॉट पुट दिस वन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, बट हम ऐसा नहीं कि कर सकते यूएसएमएल की बच्चों को जो है पहले से ही, अगर वो चाहते हैं या किसी अलग सब्सक्रिप्शन पे। देखिए, इसमें मेरा जो एक है दूसरा मत है इसमें बेसिकली। जी बताइए। अगर किसी स्टूडेंट को है दिमाग में कि मुझे यूएसएमएल ही देना है, ठीक है, अल्टीमेटली जो टेस्ट है, वो सवाल है, वो है क्या? बीमारी है, पेशेंट है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट है, उसका डायग्नोसिस है, ठीक है, यही सारी चीजें हैं। और ये अस्पताल में, किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे पेशेंट हैं और अच्छे टीचर्स हैं, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो हमारा एक जो दिमाग, हमारा जो मेंटल ब्लॉक एक हो गया कि हम कहीं से कोचिंग करेंगे, और कोच तो सारे के सारे आपके हॉस्पिटल में ही हैं, सब आपके मेडिकल कॉलेज में हैं। तो आपने अगर ठान लिया तो एवरीबडी इज देयर टू हेल्प। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आप आईसीयू में गए, कोई पेशेंट है, आप उसको पूरा देखिए, आप समझिए उसको, और उसके ऊपर जो जो सवाल बन रहे हैं या आपकी जो किताब में जो सवाल हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, तो आप डिस्कस करो। तो जब मैं बेसिकली मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है, तो मेरे, तो आप समझिए कि बैचमेट 70% आज के डेट में सब यूएस में है। उस वक्त तो मैं 89 बैच से हूँ बेसिकली, तो उस वक्त मैक्सिमम लोग यूएस चले जाते थे। तो उस समय कोई कोचिंग या कुछ नहीं था। लोग क्या करते थे, अपनी बुक्स लेके वार्ड्स में जाते थे, पेशेंट देखते थे, समझते थे, जो समझ में नहीं आता था, जो हमारे टीचर्स थे या एसआर्स थे, उनसे डिस्कस करके उसको समझते थे। तो प्रोसेस तो अल्टीमेटली वही है। इट इज नॉट कि हमने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो ये आपके अपने ऊपर है। अगर आपके पास मरीज है, आपके पास टीचर्स हैं और आप करना चाहते हो, तो आप कहीं भी रहकर कर सकते हो। आपको सर एक वो बोल सकती हूँ कि आप ना क्वेश्चन बैंक्स रख सकते हैं। हाँ, वो है, वो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स यूएसएमएल क्वेश्चन बैंक्स, ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन बैंक, अगर बच्चा चाहे और वो सारे क्वेश्चन बैंक कर ले तो स्टेप वन उसका क्लियर है। हाँ, बिल्कुल। उसमें से कुछ हमारी लाइब्रेरी में है भी, हमने कुछ जो है शुरू किया। और वो उतना भी आप दिखा देंगे ना कि हम यूएसएमएल की फ्री मतलब बुक्स अवेलेबल हैं, दैट वुड बी वेरी नाइस। ठीक है, इसी नोट के साथ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।